स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। 1. संपूर्ण विश्व प्राणवान है। 2. जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। 3. कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त सिद्धांत किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? ए. जैन धर्म, बी. लोकायत, सी. नियतिवादी, डी. थेरवादी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जैन धर्म। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपर्युक्त सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। अहिंसा इस धर्म का केंद्र बिंदु है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, जो संसार के त्याग से ही संभव है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन भिक्षु तथा भिक्षुणी 5 व्रतों पर विश्वास करते थे। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 प्रणाली में परिवर्तन करती है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के साथ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। 2. यह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, दिव्यांग बच्चों तथा बाल भवनों की स्थापना के लिए समर्थन प्रदान करती है। 3. यह राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना करती है ताकि अनुसंधान, संस्कृति और क्षमता को बढ़ाया जा सके। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 प्रणाली में परिवर्तन करती है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के साथ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अतः कथन 1 सही है। यह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, दिव्यांग बच्चों तथा बाल भवनों की स्थापना के लिए समर्थन प्रदान करती है। अतः कथन 2 सही है। यह राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना करती है ताकि अनुसंधान, संस्कृति और क्षमता को बढ़ाया जा सके। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सदन द्वारा वार्षिक बजट पारित किए जाने के बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। 2. इसे न तो राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है और न ही संशोधित किया जा सकता है। 3. सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते, परंतु सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्त विधेयक इसे वार्षिक बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है और सदन द्वारा पारित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। यह उसी विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है जो एक साधारण विधेयक पर लागू होती है। अतः राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है या संशोधित कर सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। सभी वित्त विधेयक मनी बिल नहीं होते, लेकिन सभी मनी बिल वित्त विधेयक होते हैं। अतः कथन 3 सही है। केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषयों का समावेश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा वर्ष 1928 में की गई रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। 2. रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार बनाता है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से पदार्थ के गुणों के अध्ययन के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा वर्ष 1928 में की गई रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। अतः कथन 1 सही है। रमन प्रभाव उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें आवक उद्दीपन प्रकाश किसी नमूने के साथ अंतःक्रिया करता है, उसके तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है और यह आणविक कंपन के कारण प्रकिरणित प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को रमन प्रकीर्णन कहा जाता है। रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार बनता है, जिसका व्यापक रूप से भौतिक गुणों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सहयोग पोर्टल जो हाल ही में जन समाचारों में रहा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। ए. एक सरकारी पहल जो सोशल मीडिया मध्यस्थों के साथ सहयोग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि एक सुरक्षित ऑनलाइन पारितंत्र सुनिश्चित किया जा सके। 2. एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया उपयोगकर्ता सरकारी अधिकारियों के साथ निजी सामग्री साझा कर सकते हैं।
सी, एक ऐसा उपकरण जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों और मीडिया संगठनों के बीच संचार को बढ़ाना है। डी, एक ऐसा मंच जहां व्यक्ति नए कानूनों और विनियमों पर चर्चा कर सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल एक पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के बीच सहयोग को बढ़ाना है ताकि साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाया जा सके। यह पोर्टल अवैध ऑनलाइन सामग्री की रिपोर्टिंग और उसे हटाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डेटा अनुरोधों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह केंद्र और राज्य सरकारों की अधिकृत एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साइबर अपराध से निपटने के लिए सहयोग करने की अनुमति देता है। मुख्य चुनौती: देश में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर का इस पोर्टल को अपनाने में विरोध। हालांकि 38 अन्य मध्यस्थों जिसमें मेटा, व्हाट्सएप, एप्पल, अमेजॉन, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम शामिल हैं, को पहले ही पोर्टल पर शामिल कर लिया गया है, जबकि 15 अन्य मध्यस्थ प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को शामिल करने की स्वीकृति प्रक्रिया भी चल रही है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व जल दिवस का उद्देश्य जल संरक्षण और इसके सतत प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2. इसकी संकल्पना वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में की गई थी और वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर प्रतिवर्ष मनाए जाने के लिए नामित किया गया था। 3. यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुरूप है, जिसमें वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व जल दिवस, इसका उद्देश्य जल संरक्षण और इसके सतत प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, अतः कथन 1 सही है। इसकी संकल्पना वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में की गई थी और आधिकारिक तौर पर वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने के लिए नामित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुरूप है, जो वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत में विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है। प्रवर्तन निदेशालय को फीमा की धारा 37(3) के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाने का अधिकार है। 2. के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत में विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है। प्रवर्तन निदेशालय को फीमा की धारा 37(3) के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाने का अधिकार है, अतः कथन 1 सही है। के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश काला सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं? 1 यूक्रेन, 2 रूस, 3 बुल्गारिया, 4 रोमानिया। नीचे दिए गया कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काला सागर, इसे यूक्राइन सागर के नाम से भी जाना जाता है। सीमावर्ती देश यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। आसपास के पर्वत पोंटिक दक्षिण, काकेशस पूर्व और क्रीमियन पर्वत उत्तर। संपर्क मार्ग तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली, बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से मरमारा, काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। विस्तार आज़ोव सागर केच जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में सुलभ कीमतों पर उपलब्धता संभव हो। 2. यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की 75% जनसंख्या और शहरी क्षेत्रों की 50% तक की जनसंख्या को कवर करता है, जिससे भारत की कुल 67% जनसंख्या को लाभ मिलता है। 3. इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कम से कम 6,000 रुपये का भोजन और मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका उद्देश्य मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना, व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाना है। अतः कथन एक सही है। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को कवर करता है, जिससे भारत की कुल आबादी के 67% लोगों को लाभ मिलता है। अतः कथन 2 सही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कम से कम 6,000 रुपए का भोजन और मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नाभिकीय विखंडन में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है तथा द्रव्यमान में अंतर ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। 2. विखंडन प्रक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया को बोरॉन या कैडमियम जैसे पदार्थों से बनी नियंत्रण छड़ों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। 3. नाभिकीय अभिक्रियाएं पदार्थ संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाभिकीय विखंडन में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह अंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आइंस्टीन के समीकरण E = mc² द्वारा वर्णित है, जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की गति है। यह मुक्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होती है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। विखंडन प्रक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया को बोरॉन या कैडमियम जैसे पदार्थों से बने नियंत्रण छड़ों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है। नाभिकीय अभिक्रियाएं पदार्थ के संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती हैं, वे द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. FCI खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत एक वैधानिक निकाय है। 2. FCI की आर्थिक लागत में खरीद मूल्य, खरीद लागत और वितरण व्यय शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खाद्य निगम या FCI की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारत में खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण के प्रबंधन हेतु एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। अतः कथन 1 सही है। FCI द्वारा अधिगृहित खाद्यान्न की आर्थिक लागत में खरीद मूल्य, जिस मूल्य पर FCI अनाज खरीदता है, खरीद लागत, अधिग्रहण की प्रक्रिया में होने वाला खर्च और वितरण व्यय, धुलाई, हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान से संबंधित लागत शामिल है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का निर्धारण। 2. संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया जाना। 3. एजेंडा 21 को अपनाया जाना। उपर्युक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। 1, 1, 2, 3, बी 3, 1, 2, सी 2, 1, 3, डी 3, 2, 1। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।